हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में दो टॉपिक हम कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी इंडिपेंडेंस की ईव पे और फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, ब्रिटिश रूल से भी पहले की बात करें, तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, ग्लोबल रिकॉग्निशन थी। आइवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड गुड्स इंडिया की बहुत ज्यादा पहचान थी, गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, बहुत फेमस था। तो हैंडीक्राफ्ट का डीके कैसे हुआ, कैसे खत्म हो गया हैंडीक्राफ्ट? ब्रिटिश रूल के आते ही उनका एम था कि हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, मशीन मेड प्रोडक्ट जो है, जो ब्रिटेन में बनाते थे वो इंडिया में बिके, इवन हर जगह बिके। तो हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने कैसे खत्म किया? उनका पर्पस था अपनी मशीन मेड गुड्स को मार्केट में फैलाना और इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना। तो हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई ड्यू टू ब्रिटिशर्स। वो कैसे हुआ, ध्यान से सुने, टॉपिक ये है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात करूंगा मैं, टॉपिक का नाम है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां लिखा है कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहली बात, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रीज को खोलना। लेकिन व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रीज को खत्म करना। अब ये कौन करता है? ब्रिटिशर्स का एम था कि इंडिया से इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए, जो भी है छोटे मोटे वो भी खत्म हो जाए। देखो, इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, हैवी इंडस्ट्रीज थी नहीं, थी तो क्या थी? स्मॉल स्केल, कोटेज, हैंडीक्राफ्ट। उसको भी ब्रिटिशर्स ने खत्म करना चाहा। क्यों? अपने मशीन मेड प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए। तो deindustrialization is the term that describes the status of industrial sector during the British rule. It implied two things. सबसे पहला, decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policy of British government, and bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunity. हम इस टॉपिक में मेन दो कंटेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला, हैंडीक्राफ्ट कैसे खत्म हुआ, दूसरा, हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री ज्यादा क्यों नहीं खुल पाई। दो टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, दो टॉपिक और हैं। सबसे पहला है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। सुनना बच्चों ध्यान से। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले क्या था? इंडिया enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but British राज contributed to their decay. मैंने बोला आपको कि इंडिपेंडेंस से पहले और ब्रिटिश राज से भी पहले की बात करें तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस था, ग्लोबल रिकॉग्निशन थी। उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे डीके कर दिया, हम पढ़ते हैं। It was owing to discriminatory economic and political policies. बेटा, इसके ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसको ध्यान से सुनना है। इसके ऊपर कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या है? भेदभाव होता है ना डिस्क्रिमिनेशन का मतलब। तो टैरिफ पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो क्या? सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट उसको डायरेक्टली खत्म ना करके इनडायरेक्टली खत्म किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे हैवी टैक्सेस लगा दिए। एक तो पहली हैंडीक्राफ्ट मशीन मेड तो होता नहीं है, हैंडमेड होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उस पे और ज्यादा टैक्स लगा देना, उससे और कॉस्टली हो गया। अब आप बताओ, हैंडीक्राफ्ट पहले ही कॉस्टली है, उस पे और ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाए तो कौन खरीदेगा? सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी तरफ क्या किया, जो उनकी मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उस पे टैक्सेस नहीं लगाए, ना के बराबर, या लगाए ही नहीं। एक तो पहले मशीन मेड सस्ता होता है हैंडीक्राफ्ट के कंपैरिजन में, और टैक्स नहीं लग रहा और सस्ता हो गया। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट डीके हुआ क्योंकि टैक्सेस बहुत उस पर बढ़ा दिए गए। रीजंस और भी थे, लेकिन मेन रीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये वाला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट यही है
discriminatory tariff policy of the British government. British rule in India coincided with industrial revolution in Britain. वो चाहते थे इंडिया से इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल आराम से जा रहा था वहां पे उनके इंडस्ट्रीज के लिए, और यहां से इंडस्ट्रीज खत्म होंगी तभी तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। तो उनका एम था यहां से हैंडीक्राफ्ट को, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्री को खत्म कर ताकि अपना प्रोडक्ट यहाँ पे वो ला पाए। ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये मैंने बताया था आपको, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज के लिए, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन्होंने लगाई। इंडिया से जब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन, उस पर कोई टैक्स नहीं, रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन में बिना टैक्सेस के, उनको फायदा हो गया। उनकी जो गुड्स हैं, ब्रिटेन में जो गुड्स बन रही है मशीन मेड, उसको इंडिया में लाया जा रहा है, वो भी बिना टैक्सेस के। उसमें भी फायदा किसका? ब्रिटेन का। कैसे? भाई टैक्स नहीं लग रहा, हम लोग खरीदेंगे, हमें सस्ती पड़ेंगी, हम लोग हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के मशीन मेड पे आएंगे, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करेंगे, सस्ता हो जाएगा। तो ऐसा ब्रिटेन ने किया। नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। दोनों पे टैक्सेस नहीं है, दोनों से फायदा ब्रिटेन को है। सोचो कैसे। रॉ मटेरियल कहां काम आएगा? उनकी इंडस्ट्रीज में, टैक्स नहीं लग रहा, फायदा हो गया, कॉस्ट बहुत कम आई। उनकी मशीन मेड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स तैयार हो चुकी हैं, इंडिया में आ रही हैं, टैक्स नहीं लग रहा उसके ऊपर क्योंकि हम लोग खरीदे, सस्ता लगे हमें, हमने खरीदा। तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, समझ में आया? जो टैक्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगते हैं उसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जा रहा है इंडिया से बिना टैक्सेस के, समझ में आया? और फिनिश गुड्स आ रही हैं ब्रिटेन से, वो भी बिना टैक्सेस के। बट एट द सेम टाइम हेवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट आल्सो। ऊपर से हैंडीक्राफ्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। अपने गुड्स पे कोई टैक्स नहीं है, ब्रिटिश गुड्स पे, ताकि लोग खरीदे। हमारी गुड्स हैंडीक्राफ्ट पे टैक्स लगा दे, कोई ना खरीदे। इस वजह से हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये इनकी पॉलिसी थी। इसे बोला गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As a consequence, British products started gaining the Indian markets and Indian handicraft products started losing their markets. Decay of handicraft was the end result. इस पे क्वेश्चन बनेगा और जरूर बनेगा। उसके अलावा कुछ रीजन और भी हैं। ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारी कंट्री में राजा महाराजा का राज होता था, राजाज, महाराजाज, प्रिंसेस, इनका सबका खत्म हो गया। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, Nawabs, Rajas, princes, emperors ruled the different parts of country. They used to patronize the handicraft because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation. उनकी वजह से ही तो हैंडीक्राफ्ट चल रहा था, उनको शौक होता था हैंडीक्राफ्ट, वो लोग चलाते थे, वो यूज करते थे, उससे फेमस हुआ तो वही खत्म हो गए। तो बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल implied end of princely courts, consequently handicraft started decaying. एक रीजन और भी है, अच्छा रीजन है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। आप बताओ, मशीन मेड प्रोडक्ट से क्या हैंडीक्राफ्ट कॉम्पीट कर पाएगा? ऑब्वियस नो। क्यों नहीं कर पाएगा? मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू हैंडीक्राफ्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट्स आउट एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन प्रिसिजन एंड क्वालिटी। कंपटीशन फोर्स्ड द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर। समझ में आया? वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद मशीन मेड प्रोडक्ट जो होता था उसमें नए पैटर्न आते रहते थे, लोगों को पसंद आते थे, कॉस्टली नहीं होते थे, एक्सीलेंट होते थे, क्वालिटी वाइज चलते भी ज्यादा थे, तो लोगों को पसंद आने लगे। इंडियन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया वेस्टर्न कल्चर। तो ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया व्हिच वाज keen to adopt Western lifestyle. This changed the pattern of demand against Indian products and in favor of British products. In this process, the Indian industry tended to perish या fail. Simple point है। तो इस तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म होता चला गया और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। उसके अलावा इंडिया में आई फिर रेलवे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की।
इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इसके आने से ब्रिटिश को फायदा क्या हुआ? रेलवे के आने से जो ब्रिटिशर्स का मशीन मेड प्रोडक्ट था वो ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट में फैलाना चाहते थे। शुरुआत करी उन्होंने इंडिया से। इंडिया के हर कोने में अपना प्रोडक्ट रेलवे के थ्रू फैला। So with the introduction of railway, size of market for the low cost British products tended to expand and started shrinking for the high cost Indian products. हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए थे, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, उनका प्रोडक्ट बिक रहा था। दिस क्विकेंड द प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रीफली हम बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स, एम्प्लॉइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट। हमारी इंडियन मार्केट उनके काम आ रही थी एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और उनकी फिनिश गुड्स यहां बिक रही थी, ये उनको फायदा। और हम बोल सकते हैं कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज जो थी वो नहीं खुल पाई, उनने खोलने ही नहीं दी। उनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी ब्रिटेन में, उनका प्रोडक्ट यहां बिक रहा था। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खुल पाई क्योंकि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, कुछ मदद नहीं की गई। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, बहुत ना के बराबर ग्रोथ। इट वाज ओनली इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन खुली 1907 में, सीमेंट इंडस्ट्री खुली, शुगर इंडस्ट्रीज खुली, बहुत कम इंडस्ट्री, गिनी चुनी इंडस्ट्रीज, फ्यू इंडस्ट्रीज खुल पाई, बाकी नहीं खुल पाई। तो बोल रहे कि 3 ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड दैट सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट ने खोली जो भी खोली, इनमें से एक दी हुई आपको यहाँ पे, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन 1907, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज। द स्टेट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी वहां पर नहीं था, अगर था तो अपने फायदे के लिए था। गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश की। ब्रिटिश ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिकेशन के सोर्स इंट्रोड्यूस किए, पावर जनरेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, पोर्ट्स डेवलप किए, लेकिन इन सब में फायदा किसका हो रहा था? ओनली एंड ओनली टू ब्रिटिशर्स। देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर द नेम। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती है बता चुका हूं मैं आपको, मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब होती हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही थी, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाई। समझ में आया बेटा? तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आ गया आपको? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के ऊपर, उसको ध्यान से पढ़ो, उसको मत भूलना बेटा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड जो था वो भी किसके रूल में था? ब्रिटिश रूल में था। कैसे? सुनना ध्यान से। आपको पता है इंडिया जो था ना, वो ब्रिटिश रूल से पहले फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करता था। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद उल्टा हो गया, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। उल्टा हिसाब किताब कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कैसे? चलिए देखते हैं। इंडिया हैड एक्वायर्ड eminence in the area of foreign trade. Since ancient times, British rule in India brought to end to it. India was a well-known exporter of finished goods, जैसे कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आपको याद रखना है, आइवरी वर्क वाला काम भी, और प्रीशियस स्टोन्स भी, इन सबका एक्सपोर्ट इंडिया करता था। फिनिश गुड्स थी सारे, इनके नाम भूलना मत, एग्जाम में लिखने आपको। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड से क्या बन गया? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इट वाज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमने पढ़ ली अभी लास्ट टॉपिक। तो अब इंडिया क्या बन गया? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देखो बेटा, पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था हैंडीक्राफ्ट, आवरी, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब। अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल्स, जैसे कि रॉ कॉटन, जूट, इंडिगो। और इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है? फिनिश गुड्स। कहां से? ब्रिटेन से। ये सब कैसे हुआ? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। हमारी गुड्स पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लग गए, फिनिश गुड्स तो बिकती नहीं है, और उनकी जो गुड्स है ब्रिटेन की फिनिश गुड्स, उस पे टैक्सेस है नहीं, तो लोग खरीदते हैं, सस्ते पड़ती हैं क्योंकि। तो इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, वो भी बिना टैक्स के एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स। इससे क्या हुआ फायदा? ब्रिटिश को ही हुआ, हमें कोई फायदा नहीं। तो ओइंग टू colonial exploitation of Indian economy,
India became net exporter of raw materials and primary products. On the other hand, it became net importer of finished goods produced by British industry. Our imports include cotton, silk, woolen clothes, besides several type of capital goods produced in India. उसके अलावा एक पॉइंट और हमारे पास है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया का 50% से भी ज्यादा ट्रेड मैं बोलूंगा ब्रिटेन से था। तो मोनोपोली किसकी हुई? ब्रिटेन। तो फायदा सारा किसको हो रहा है? ब्रिटेन को। जो भी रेवेन्यू आ रही है फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटेन। वो पैसा ब्रिटेन कहां खर्च करता था? हम बोलेंगे वॉर पे दूसरी कंट्रीज से। हमारा इंडिया का जो वेल्थ है सारी ब्रिटेन ले गया और खर्च कर रहा है अपने लिए। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, exports and imports of the country come under the monopoly control of the British government. In this context, two observations are of critical significance. Obviously बात है बेटा, जिसका रूल होगा उसी के हाथ में सब कुछ होगा। फॉरेन ट्रेड का सारा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला। तो हमारा 50% से भी ज्यादा ट्रेड किससे था? ब्रिटेन से था। एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल थे, इंडिया सप्लाई होते थे ब्रिटिश इंडस्ट्री को, और इंपोर्ट करता था इंडिया फिनिश गुड्स कहां से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री की जो मार्केट थी इंडिया में वो एक्सपांड। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनकी फिनिश गुड्स इंडिया के कोने कोने में बिके। आपको पता है कि ब्रिटेन से जो गुड्स आती थी इंडिया में कैसे आती थी? सी रूट से आती थी। अब सी रूट जो था काफी लंबा था, टाइम लगता था, खर्चा बहुत आता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कनाल सेटअप किया जिसे बोला गया स्विस कैनाल, जिसका रास्ता ब्रिटेन से सीधा इंडिया, अवॉइडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। रास्ता छोटा हो गया, रूट छोटा हो गया, खर्चा कम आने लगा, गुड जल्दी पहुंचने लगी। तो स्विस कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, ये कैसे हुआ? ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, ईयर याद रखना, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of goods between Britain to India, because this canal served as a direct route for the ships operating between India and Britain, avoiding African continent. कितना फायदा हुआ ब्रिटेन को इस कैनाल की वजह से? A significant reduction in transportation cost promoted monopoly control of India's foreign trade by British. अब जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था उससे जो भी अर्निंग्स आ रही थी वो सारी अर्निंग किसके हाथ में आ रही थी? ब्रिटिश को। तो सारा फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिश को। तो सरप्लस ट्रेड था इंडिया का। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था, इंपोर्ट कम कर रहा था, लेकिन फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिश का। सरप्लस ट्रेड तो हो रहा था इंडिया का, बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आर एक्सपोर्ट एक्सीड आर इंपोर्ट्स। इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए रॉ मटेरियल के, इंपोर्ट कम हो गए, लेकिन फिर भी फायदा था सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इट इंप्लाइड सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बट नॉट these points carefully. This surplus was owing largely to export of primary goods. आपको पता है कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? प्राइमरी गुड। जो सरप्लस हमारे पास रेवेन्यू आ रही थी वो क्यों आ रही थी? रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से आ रही थी, और विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। दिस ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट यूज्ड फॉर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती थी इसको किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो आ रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर, या फिर उनको कोई लड़ाइयां या वॉर करने हैं उसके लिए वो खर्चा करते हैं डिफेंस गुड्स। तो इंडिया की इनकम, इंडिया के रेवेन्यू यूज कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी वेल्थ ब्रिटिशर्स लेके चले गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये था आपका फॉरेन ट्रेड on the eve of independence during British rule. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये हम पढ़ेंगे। पहले आप देखिए कि फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या रहे। अच्छे से याद करना है इसको, नोट्स बनाना, ढंग से लर्न करना बेटा। उसके बाद अब टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है। कि जब भी आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आप अपने कंट्री की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा रहे हो,
कंट्री का पॉपुलेशन बेस्ड फैक्टर्स डेटा आप एनालाइज कर रहे हो। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, सारी बातें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में की जाती है। प्रोफाइल समझते हैं। अगर मैं आपकी प्रोफाइल की बात करूं, आप बनाकर दे देते हैं मेरी एज ये है, मेरे बर्थ डेट ये है, इस सब कुछ बताते हैं, क्वालिफिकेशन ये है। ऐसी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भी हम प्रोफाइल पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो ये शो करेगी कि आपकी कंट्री बैकवर्ड थी। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, चाहे वो एग्रीकल्चर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड पढ़ा, सब के सब टॉपिक ये शो कर रहे थे कि हमारी कंट्री बैकवर्ड थी, स्टेग्नेशन थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कौन कौन से फैक्टर्स आप पढ़ते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट नंबर 1, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है? 1 साल से पहले जब बर्थ होते है ना बच्चे की बर्थ होने के बाद 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाती है। ये इंडिया में बहुत ज्यादा था, तो इसे बोलते हैं आईएमआर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज कितनी है एक इंसान की, बर्थ से लेकर डेथ तक कितना जी सकता है, एवरेज एज। लिटरेसी रेट पढ़ना है आपको यहाँ पे, ये सारी बातें पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है बर्थ रेट एंड डेथ। उससे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibit all the features of a stagnant and backward economy. Here we focus on following parameters. सबसे पहला बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बेटा आपसे मैं पूछता हूं कि बर्थ रेट किसी कंट्री का ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आप बोलेंगे सर कम होना चाहिए, कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस कितनी सारी प्रॉब्लम कंट्री के अंदर आ जाएंगी। तो बर्थ रेट उस समय पर हाई था, डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट को और डेथ रेट को हम पर 1000 में मेजर करते हैं, परसेंटेज में नहीं। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर वेरी हाई, नियरली 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate, high death rate suggests that there is massive poverty in the country. जितना ज्यादा बर्थ रेट है उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी कम एक पर बंदे की जो एवरेज इनकम होती है वो है। और इनकम अगर कम है ऑब्वियसली बात है कि वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका लो होगा, पॉवर्टी में होगा। तो बर्थ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेथ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेथ रेट ज्यादा क्या शो करता है? डेथ रेट ज्यादा शो करता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो है वो डेथ ज्यादा हो रही है। क्यों? या तो आपके पास हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों के दोनों हाई थे, जो शो करते थे कि आपकी कंट्री बैकवर्ड है। दूसरा फीचर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चे की डेथ हो जाना, बर्थ होने के बाद 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाना, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा था। कितना था? 218, 218 पर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी 1 साल से पहले। ये बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस शो करता है। हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। Infant mortality rate, death of children below the age of 1 year was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is 34 per thousand. अब कंट्रोल हो गया इस पे, अभी भी हम देखें तो ये ज्यादा ही है। High infant mortality rate is sign of backwardness, poor health care associated with extreme poverty. समझ में आया बेटा आपको? इसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल में तीसरा फीचर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज। एक बंदे की बर्थ हुई, बर्थ के बाद हम बोलते हैं कि एक बंदा 60 साल तक जिएगा, 70 साल तक जिएगा, जितना ज्यादा जिए उतना अच्छा है। बट इंडिपेंडेंस की ईव पे एवरेज निकाला गया तो देखा गया सिर्फ 32 ईयर वॉज द एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी, लेकिन आज 68, इससे ज्यादा हो चुकी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत लो थी। ये क्या शो करती है कि जल्दी डेथ क्यों हो रही है? कई लोगों को डिसीज हो जाती थी, बीमारियां लग जाती थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल पाती, तो ये सब शो करता है, बैकवर्डनेस शो करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन has a low as 32 years while presently it is 68 years. Low life expectancy reflect lack of health care facilities, lack of awareness, lack of means to avail them.
या लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ने जा रहे हो। एक और चीज लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वाज नियरली 16% ओनली। सिर्फ 16% लिटरेसी रेट। आज अगर हम देखें तो 74-5% के आसपास आ चुका है। तो 16% तो बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस शो करता है। कैसी बैकवर्डनेस? सोशल बैकवर्डनेस। सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड नहीं है। Female literacy rate was still worse, only 7%. This indicate gender bias in the society. तो फीमेल और मेल में आज भी बायस होता है कि फीमेल को एजुकेशन लेना अलाउ नहीं है, जाने दिया नहीं जाता है, स्कूल में एडमिशन लेने नहीं देते, ये सब चीजें होती हैं। तो अपनी कंट्री में ये पहले बहुत था और आज भी, बट लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। तो ये सब क्या शो करता है कि हमारी कंट्री बैकवर्ड थी, स्टैग्नेशन इकोनॉमी थी। ये टॉपिक था डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एक टॉपिक होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दोनों में बहुत फर्क है। बच्चे इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? दोनों में डेमोग्राफिक वर्ड आ रहा है। वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब चेंज, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आना। अगर मैं आपको बोलूं कि पॉपुलेशन इतने परसेंट से बढ़ रही है और आने वाले 10 साल के बाद सेंसस जब हुआ, चेंज हुआ, देखा गया इतने परसेंट से, तो ट्रांजिशन समझाना है आपको कि पॉपुलेशन का जो रेट था वो कैसा था। क्या पॉपुलेशन का रेट ज्यादा होना चाहिए? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने का रेट कम होना चाहिए, जीडीपी का रेट ज्यादा होना चाहिए। आपकी कंट्री में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब कुछ प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है पॉपुलेशन का रेट ज्यादा होना। तो उस समय पर पॉपुलेशन रेट ज्यादा हुआ करता था, आज भी ज्यादा है। आज हमारी कंट्री के अंदर मैं बोलता हूं कि 1.8 लगभग 2% से पॉपुलेशन बढ़ती है, जो बहुत खतरनाक चीज है। आने वाले समय में नंबर 1 रैंक पे इंडिया आ जाएगा, जो बहुत गलत है। तो पॉपुलेशन रेट कम होना चाहिए। बट हाँ, इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस ईयर के अंदर पॉपुलेशन का रेट जो था वो बड़ा नहीं था, उल्टा कम हो गया था। नेगेटिव रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे अच्छी बात थी, इसलिए बोलते हैं इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन के रेट्स देखेंगे, किस परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको आपको याद करना है सेंसस के हिसाब से। सबसे पहला सेंसस, अब सबसे पहले आपको दिया 1921 का, 1911 का भी दिया होना चाहिए था वैसे तो, बट 1921 का अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। प्रायर टू 1921 दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, बढ़ता ही रहता था। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, लेकिन 1921 में नेगेटिव रेट था पॉपुलेशन का। अब मेरी बात सुनना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का रेट होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी आपकी कंट्री को मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। यार गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, फ्लाईओवर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, फैसिलिटीज पे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी पड़ेगी। कितनी बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। तो पॉपुलेशन ज्यादा होना मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होना, ग्रोथ तो बाद की बात है। तो पॉपुलेशन अगर कम हो तो हम जल्दी ग्रो कर पाए, तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो अ कंसिस्टेंट राइजिंग पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा रेट से, लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस। इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन। आपके घर में 5 लोग हैं, 10 हो जाए, सोचो कितना ज्यादा खर्चा होगा मेंटेनेंस पे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अमीर नहीं हो पाएंगे जल्दी से। ये चीजें होती हैं, ऐसे हमारी कंट्री का हिसाब किताब होता है। तो व्हेन द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ऐसा हमारी कंट्री में चल रहा है फीचर, जो बैकवर्ड्स का फीचर है। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केप्ट इंडिया इन स्टेट ऑफ परपेचुअल बैकवर्ड। हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे खर्चा बहुत होता है, हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कंट्री को डेवलप करने में लगे हैं, पर डेवलप होनी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ावा देता है, ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ावा नहीं देता।
अगर आप ग्रो और डेवलप करना चाहते हो, आपकी कंट्री को आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जाना चाहते हो, तो पॉपुलेशन रेट को कम करना। ये आपका टॉपिक था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1921 1921 कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसमें पॉपुलेशन नेगेटिव रेट से बढ़ी थी, मतलब कम हो गई थी। इसको आपको ध्यान रखना बेटा। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब टॉपिक समझा रहे होते हैं ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मान लो एग्जाम में आ गया, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस की पे कैसा था, आपने रट लिया कैसा था, पर आपको पता ही नहीं स्ट्रक्चर होता क्या, आपको पता ही नहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सीजी क्या है, तो कोई फायदा नहीं टॉपिक करने का। सबसे पहले आप टॉपिक का मतलब समझो। जैसे कि हमने अभी किया डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया कि होता क्या, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कई बच्चों को नहीं पता होता कि क्या, तो लर्न कर लेते हैं, एग्जाम में लिखाते हैं सर देखो ये। बेटा इंडियन को ऐसे नहीं करनी, आपको रटने में कितना रट लोगे आप, इतनी बड़ी बुक है, 11-12 चैप्टर्स हैं, और टॉपिक का मेन बेस समझो, कंसेप्ट समझो, मतलब समझो, फिर आप आसानी होगी आपको लिखने में। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है आपको समझाता हूं मैं बहुत अच्छे से, सुनना ध्यान से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस, सबको पता है ऑक्यूपेशन क्या होता है, कोई ना कोई काम करना, उससे पैसे अर्न करना। तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूं। कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में। हमारी कंट्री में तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, कुछ लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ कर रहे हैं सर्विस सेक्टर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर से सुनना, occupational structure refers to distribution of population, working population into primary sector, secondary sector and tertiary sector. अब आपको बताना है इंडिपेंडेंस की ईव पे कितने परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी, कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी हुई थी, और कितने परसेंट पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर पे डिपेंड थी, और ग्रोथ कैसी थी, बैलेंस ग्रोथ थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी, ये बताना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मार्क्स में आ जाएगा। तो occupational structure refers to distribution of working population into primary, secondary and tertiary sector। बात खत्म हो गई। अगर हम इंडिपेंडेंस की एज की बात करें, तो आपने कई बार पढ़ लिया कि 72 पर, ये डेटा भूलना नहीं, बार बार याद आएगा, बार बार लिखने को आएगा। 72% ऑफ पॉपुलेशन, आज की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस की एज की बात कर रहा हूं, 72% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। On the eve of independence, about 72.7% of population was engaged in agriculture. इसी वजह से मैं कह सकता हूं एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। आज भी है, क्योंकि आज भी 48 to 49% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। आज भी हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑक्यूपेशन का इंडिया के अंदर। तो ये क्या शो करता है, ये बैकवर्डनेस शो करता है यार। एग्रीकल्चर पे जितना ज्यादा डिपेंड हो आप, उतने आप बैकवर्ड हो। आपको डिपेंड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे, फिर सर्विस पे, फिर एग्रीकल्चर की बारी आती है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। एडवांस कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बैकवर्डनेस के साइन पे हैं। बैकवर्डनेस शो होती है इस चीज की वजह से। जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, उतना बड़ा साइन है बैकवर्डनेस का। तो हम कह सकते हैं कि उस समय पर हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड। हर टॉपिक में आपको क्या दिख रहा है, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। सारे फीचर ही ऐसे हैं क्योंकि ब्रिटिश रूल के बाद हम ऐसे ही हो गए थे। ब्रिटिश रूल ने खत्म कर दिया था हमारी इकोनॉमी को, और आज हम आज तक लगे हुए हैं, और अब तक हम डेवलप कंट्री में नहीं आए हैं। सोचो, बिगाड़ना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल। वही वाली बात हो गई ना। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिस पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड होनी चाहिए, उस पे बहुत कम पॉपुलेशन डिपेंड थी। इंडिपेंडेंस के समय पे सिर्फ 9% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इतनी कम पॉपुलेशन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड है तो कितने बैकवर्ड। हमें कम से कम, मैं बोलता हूं, हमारी कंट्री की 30 to 40% पॉपुलेशन इंडस्ट्री पे डिपेंड होनी ही होनी चाहिए।
देखो 9% थी, आज भी बोलता हूं मैं 40% नहीं है इंडस्ट्रीज पे डिपेंड पॉपुलेशन, 48 तो इस पे है एग्रीकल्चर, तो 40-50 कैसे होगी इंडस्ट्रीज, सर्विस भी तो है, सर्विस पे ज्यादा डिपेंड लोग इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री, तो आपकी पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा डिपेंड होनी चाहिए एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। उस टाइम पर सिर्फ 9% डिपेंड थी, बैकवर्डनेस का साइन था, ये आप लिखेंगे। अब बाकी बची हुई 12-13% जो है वो सर्विस सेक्टर में, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या शो कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी वो अनबैलेंस थी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री बहुत कम। ये कैसी ग्रोथ है? अनबैलेंस। हमें बैलेंस ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा हो, इंडस्ट्री भी बढ़ रही हो, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा हो। हमारी ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर से थी, जिसे कोई ग्रोथ नहीं बोलता। द टेबल शोज द अबव पॉइंट शोज, लिखना इस पे आप, टेबल नहीं लिखना, टेबल यहां है नहीं कोई। द अबव पॉइंट शोज दैट अनबैलेंस्ड ग्रोथ of Indian economy. Growth is said to be balanced when all the sectors of the economy are equally developed. पर हमारी कंट्री का ना एग्रीकल्चर डेवलप था, ना इंडस्ट्री डेवलप थी, ना सर्विस सेक्टर डेवलप था ज्यादा से ज्यादा। In case of India, secondary and tertiary sector were in their infant stage of growth. अभी ग्रो कर ही रहे थे, शुरू हुए थे इंडिपेंडेंस की ईव पे, लेकिन आज हम बोले सर्विस सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब किसमें आता है? सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इंडस्ट्री नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की ईव की, तो उस समय पर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बैकवर्ड, इन्फेंट स्टेज पे थे, एग्रीकल्चर ज्यादा था, इसलिए हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। समझ में आ गया आपको ये टॉपिक? टॉपिक क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर पे 72.7% पॉपुलेशन डिपेंड थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सिर्फ 9%, बाकी सर्विस सेक्टर। दिस इज बैकवर्डनेस। हेंस कंक्लूजन क्या है? देखो बेटा, एक और बात, जब भी आप इंडियन इको में या मैक्रो में, खासकर इंडियन इको में, क्रिटिकल सब्जेक्ट है, अब जब आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो आपको इंट्रोडक्शन या मीनिंग जरूर देना है, उसके बाद टॉपिक समझाना है, उसके बाद कंक्लूजन जरूर देना है। जब क्वेश्चन 4 मार्क्स को, बड़े क्वेश्चन में, लेंथी क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन जरूर देना है। यहां देखिए आप, हेंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लोपसाइडेड, मतलब कि वन साइडेड, सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, इसे बोलते हैं लोपसाइडेड, एंड देयरफॉर बैकवर्ड। ये इसका कंक्लूजन है। टॉपिक फिनिश हो गया, बहुत छोटा टॉपिक था। एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर में, चैप्टर फिनिश हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। इस टॉपिक के लिए स्पेशल नेक्स्ट क्लास रखें, कोई फायदा नहीं है, इस क्लास में खत्म करते हैं इसको। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसको घर पे जरूर करना है। पहले समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, इस टॉपिक में खास बात है, कुछ खास बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में डेवलप किया, बिल्कुल किया। जब वो चले गए तो वो इंफ्रा हमारे काम आया। मैं बोलता हूं इस टॉपिक में फायदा हमें हुआ, कहीं तो फायदा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सपोर्ट एलिमेंट्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इंफ्रा के अंदर आता है। ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, रेलवे लेके आया ट्रांसपोर्ट में, मानते हो नहीं मानते? एनर्जी भी लेके आया, कम्युनिकेशन के सोर्स भी लेके आया था, पोर्ट्स डेवलप किए थे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर की बात हुई। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ तो किया ऐसे जिससे हमको आज फायदा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कुछ ऐसी बातें लिखेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, यहां सारी बातें बैकवर्डनेस वाली नहीं लिखनी, सेम टू सेम। समझ रहे हो? समझो टॉपिक को। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें आता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सोशल में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ये 6 कंपोनेंट्स मेन होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या डेवलप किया? सब कुछ डेवलप तो नहीं किया, पर जो डेवलप किया उसकी बातें हम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the elements of economic change
एंड सोशल चेंज। इकोनॉमिक में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पावर, एनर्जी हम बोल देते हैं, और बैंकिंग भी इसके अंदर आ जाता है। सोशल में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, विच सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अपने लिए किया था। ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के फायदे के लिए रेलवे किया था, ताकि उनका प्रोडक्ट इंडिया में फैल जाए अच्छे से, उनकी मार्केट एक्सपांड हो, पर फायदा हमको आज भी हो रहा है उससे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला, रेलवे वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर्स टू कोलोनियल इंडिया। ब्रिटेन से इंडिया तक सी रूट से आती थी, तो हम बोलेंगे उसको पोर्ट्स डेवलप किए उसके लिए उन्होंने, और सी रूट तक जब आ जाएंगे इंडिया के अंदर, वहां से फिर रेलवे के थ्रू इंडिया में बेची जाती थी, उनकी मार्केट इससे एक्सपांड हो गई थी। समझ में आ गया आपको? पोर्ट्स वर डेवलप, सी के आसपास पोर्ट्स बनते हैं, लोडिंग लोडिंग होती है जब गुड्स आती है सी रूट से, तो पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। आपको बताया था मैंने कि ब्रिटेन से क्या आती थी? फिनिश गुड्स। ब्रिटेन में क्या जाता था इंडिया से? रॉ मटेरियल। सब कैसे जाता था? पोर्ट, सी रूट से। सुएज कैनाल बनाया था, तो वो डेवलप किया, उनके लिए छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए, बड़े पोर्ट्स भी बनाए, तो पोर्ट से उनको मदद मिली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डेवलप किया, ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और रोड्स डेवलप की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच पाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। इस सारा कुछ किसमें आया? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आया। उसके अलावा उन्होंने मॉनेटरी एक्सचेंज भी डेवलप किया, नोट्स, करेंसी नोट्स, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो ब्रीफली, सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इज नॉट डिनाइड। डेवलपमेंट तो की उन्होंने इंफ्रा में, बट द मोटिव जो था उनका ऑब्वियस अपना मोटिव था, तो rather it was the growth and development of British economy through colonial exploitation of the Indian economy. Consequently, Indian economy remained to be backward, but आज हमें इनका फायदा मिलता है, हम इसे मनाने। समझ में आया? तो अब आपको पूछता है, इसी के अंदर ये टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही, कि इंडिया में रेलवे के इंपैक्ट्स बताओ। आपसे पूछ लेंगे, आप रेलवे के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट्स बताएंगे। दोनों थे सर, दोनों बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स, बताएंगे फिर नेगेटिव। सर, रेलवे के जो इंपैक्ट्स थे, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे पहला इंपैक्ट आता है, railway facilitated expansion of domestic market. Accordingly, exports and imports of country showed a significant rise. आपको याद है कि हमारी कंट्री में सरप्लस ट्रेड हुआ था, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, लेकिन फायदा उनको हुआ, वो अलग बात है, पर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया था। वो क्यों बढ़ा था? ड्यू टू रेलवे एक्सपेंशन। रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर जो था वो कमर्शियलाइज हो गया। आपको याद है, रेलवे के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फोर्स कर रही थी इसको, इंडियन फार्मर्स को, कि कमर्शियल क्रॉप होगा, आपको बिजनेस मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वो काम आएगा, इंडिगो वगैरह। तो जिन फार्मर ने उगाया उन्होंने बेचा भी। तो कैसे बेचा? ऑब्वियस रेलवे की मदद मिली होगी। तो रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ, मार्केट तक बेचना है। मान लो फूड क्रॉप भी आप उगा रहे हो, व्हीट, राइस, बाजरा, उसको बेचना है, तो रेलवे ने मदद करी, तो एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ ड्यू टू रेलवे। डिस्टेंट प्लेसेस तक सामान पहुंचने लगा ड्यू टू रेलवे। तो फार्मर्स की आउटलुक चेंज हो गई, सभी फार्मर्स की नहीं, कुछ फार्मर्स की, जिनकी चेंज हुई उनको फायदा मिला। उसके अलावा रेलवे ने जो डिस्टेंस थे वो उसके बैरियर ब्रेक कर दी, दूरी जो थी वो खत्म कर दी। यहां से बहुत दूर जाना है तो रेलवे से आसानी से जा सकता है। उसके अलावा फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मैंने बता दिया आपको। कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेमाइन्स, जहां खाना नहीं पहुंच पाता था, फूड की शॉर्टेज थी, जहां भूखमरी हो जाती थी, उस पर कंट्रोल हुआ, क्योंकि रेलवे के बाद खाना पहुंचने लगा। फूड सप्लाई कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्रिवन टू स्टार्वेशन। इससे पहले भूखमरी में मर जाए तो खाना पहुंच जाता था थ्रू रेलवे। ये फायदा हुआ रेलवे का। ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स की, जो हमें ऑब्वियस देखने को मिले। सबसे पहला, रेलवे के आते ही ब्रिटिशर्स की मार्केट एक्सपांड हुई, इंडियन मार्केट तो खत्म हो गई।
रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड colonial exploitation to Indian economy because primary goods मतलब raw material be easily transported from fields and farms to ports of purpose of exports to British economy, and finished goods coming as import to Indian economy could easily transported to the interiors of the country for purpose of sale. तीसरा, spread of railway led to spread of domestic market for British products. तीनों पॉइंट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा रॉ मटेरियल आसानी से ब्रिटेन जा पाए। फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटेन को। रेलवे की वजह से आसानी से उनकी फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर मार्केट में फैल रही हैं। फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटिशर्स। तीसरा, उनके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द इंडिया कोने कोने पे फैल रहे हैं ड्यू टू रेलवे बिकॉज ऑफ। फायदा किसको हो रहा है? तो सारा फायदा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स। ये नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर थे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने कि ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का। देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, उससे नुकसान तो बहुत हुआ। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया को फायदा मिला? कुछ ब्रिटिश रूल के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत सारे थे, मान लिया। क्या ब्रिटिश रूल के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट थे इंडिया पे? वो बताओ। हम कैसे लिखेंगे आंसर? सर्टेनली नॉट। If the impact of British rule is studied with reference to motive, सारा ब्रिटिश के लिए था, उनका अपना मोटिव था। The motive was clear and focused. It was colonial exploitation of the Indian economy. Means to achieve the end yielded some positive side effects. उनका मोटिव था अपना बेनिफिट, अपने प्रॉफिट, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो थे वो रह गए, जो पॉजिटिव बन गए हमारे लिए। वो क्या थे? वो रेलवे लेके आए अपने लिए। फायदा किसको मिला? बाई चांस हमें मिल गया, आज हम फायदा उठाते रेलवे का। कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, आपको याद होगा फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि आप कमर्शियल क्रॉप उगाओ रेदर देन सब्सिस्टेंस क्रॉप जो होती है, व्हीट राइस बाजरा छोड़ के कमर्शियल क्रॉप उगाओ। उससे फार्मर्स की आउटलुक चेंज हुई, फार्मर्स को पता लगा बिजनेस क्या, कमर्शियलाइजेशन होता क्या फार्मर को नहीं पता। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो पढ़ते हैं, कह रहा कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल exposed the subsistence farmers to uncertainty in the market. True, but it also led to gradual change in the outlook of farmers. हाँ, फार्मर को दिक्कत होती थी, कभी पैसे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं, कभी प्राइस बढ़ गया, कभी प्राइस कम हो गया, मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। लेकिन फार्मर को पता चल गया कि बिजनेस होता क्या है, आउटलुक चेंज हो गई। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे आया, रोडवेज डेवलप किया उन्होंने, इन सब में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो वहां पे जॉब कौन कर रहा होगा? एम्प्लॉयमेंट किसको मिली होगी? ऑब्वियस इंडियन लोगों को, ना कि ब्रिटिशर्स को। तो इंडियन लोगों को, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को काम मिला जब रेलवे बन रहा था, रोडवेज बन रहा था। तो हम बोलेंगे कि नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई एम्प्लॉयमेंट की ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोडवेज। ये अच्छा पॉइंट है, अच्छे समझ में भी आपको आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे फेमाइंस आते थे, भुखमरी होती थी, फूड की कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी, क्योंकि खाना पहुंच नहीं पाता था, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स नहीं होते। रेलवे के आने से फूड सप्लाई बहुत सही हो गई, जहां खाना नहीं पहुंच पाता था वहां खाना पहुंचने लगा। तो जहां भुखमरी होती थी वहां अब नहीं हुई, तो रेलवे आ गया। तो रेलवे के आने से कंट्रोल हो गया फेमाइंस पे। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन facilitated rapid movement of food grain to the famine areas. Accordingly, famines were controlled. जहाँ सूखा पड़ जाता था वहां पे खाना नहीं उग पाता था, ग्रोथ नहीं हो पाती थी, वहां पे खाना पहुंचने लगा। उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये आपको अच्छे से पता है कि बार्टर सिस्टम चलता था हमारी इकोनॉमी के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जो कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को भी डेवलप किया, बार्टर सिस्टम से उन्होंने नया सिस्टम लेके आए, वो मॉनेटरी सिस्टम। करेंसी, इंडिया में करेंसी आ गई, करेंसी आने से क्या हुआ? इजी हो गया एक्सचेंज, मेजरमेंट इजी हो गया, फ्यूचर पेमेंट्स करना इजी हो गया, स्टोर करना इजी हो गया, मनी ट्रांसफर करना इजी हो गया, सारे फंक्शन मॉनेटरी सिस्टम के थे। तो देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम
barter system of exchange to monetary system. Growth of monetary system of exchange facilitated division of labor, specialization and large scale production. उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, प्लानर्स हैं, देखो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और दूसरी कंट्री का सिस्टम जो है बहुत फर्क होता है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्लानर्स को, इंडियन पॉलिटिशियन को सिखाया भाई कैसे चलाते हैं देश, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे संभाला जाता है, तो उन्होंने सिखाया। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इंपैक्ट में हम लिख सकते हैं। British government in India left the legacy of an efficient system of administration. This served a ready reference for our politicians and ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था रेलवे का, वो था रेलवे के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ये है ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अब इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे, जब एग्जाम दे के आएंगे बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ। ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएंगे तो बोलेंगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये वाले आ गए, हमने पढ़ा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इन क्वेश्चन को कभी भी ना छोड़ें, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो इंडियन हो, जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप सारे क्वेश्चन को ढंग से लर्न करें, पढ़ें, अच्छे से समझें, क्योंकि सारे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, अगर कोई डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर के नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करके पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ना, सब समझ में आएगा। इतना ही करेंगे आज। थैंक यू सो मच, टेक केयर।